हे गाइस, वेलकम टू क्वालिटी स्टडी। गाइस, आज से हम पॉलिटी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के बारे में, और उसमें बनने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, पॉलिटी से जो और टॉपिक बनते हैं उनको आने वाले जो हमारी क्लासेस होंगे उनमें डिस्कस करता रहूँगा मैं। गाइस, अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कुछ पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कुल सदस्य कितने थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल सदस्य की संख्या हमारी उसमें 7 थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो आपको वो नोट डाउन करना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके हमारे चेयरमैन थे। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो हमारा बनने में समय लगा था कितना लगा था, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन उसमें टोटल हमारा टाइम लगा था। और साथ ही जो लागत आई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो 65 लाख रुपए आई थी। आपको ध्यान में रखना है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बनकर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके इन्फोर्समेंट की, जो उनको लागू जो जब किया गया था तो वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो आपको मेरे को एक चीज़ बतानी है कि वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के बारे में। अगर मैं बात करूँ 1773 का वक्त है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो उनके द्वारा एक इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की जाती है। मकसद क्या था उनका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाने का? इंडिया में जो उनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो मोनोपोली थी उसमें लगाम लगाने का उनका बेसिकली जो मकसद था उनका, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो बात करूँ अगर मैं 1764 के युद्ध की मैं बात करूँ, अगर जो हमारा बक्सर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे लॉर्ड क्लाइव होते हैं उनके द्वारा जो ब्रिटिशर्स की ओर से उनके द्वारा लड़ा जाता है, और जब वो जीत हो जाती है उनकी, तो वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के पास ना कहीं भी व्यापार करने की छूट हो जाती है, टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट हो जाती है, टैक्स लगाने की उनको छूट मिल जाती है, और साथ ही जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी उनके पास आ जाता है, यानी कि वो लॉ बना सकते थे, क्रिमिनल लॉ बना सकते थे, है ना। और लॉर्ड क्लाइव जो हमारे थे उनको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद 1773 की, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा दिया जाता है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हटाने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है 1773 में। और जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं उनका नाम वॉरेन हेस्टिंग है। तो बात अगर मैं करूँ कि फर्स्ट हमारा जो कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किया जाता है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वो हमारा कलकत्ता में किया जाता है। और उसके जो हमारे फर्स्ट जो हमारे बनते हैं चीफ जस्टिस, उनका नाम होता है एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर मैं 1781 के बात करूं तो उसमें हमारा एक एक्ट आता है जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बातें नोट डाउन कर लेनी है सारी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं 1784 की बात करूँ तो उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है। होता क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है हमारी, वो उनके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भेजा जाता है उसकी वो बातें मान नहीं रही थी। तो इसमें जो अब वो तो अधिकारी होकर पड़ा, तो अगर वो मान नहीं रही तो उसने क्या करा कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, जो जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी, मतलब डायरेक्टर का काम को देखकर डायरेक्शन देना, और कंट्रोल मतलब उनको कंट्रोल करना है ना। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसमें कुछ कानून बना दिए जिनके तहत तो उनको चलना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसको 1784 को हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, उसके तहत ये बनाया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट आता है। टोटल चार्टर्ड एक्ट आपको याद रखने की 4 आए थे, उसमें से हमारा फर्स्ट जो आया था 1793 में आया था, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें हमारे जो सैलरी होती है BOC या BOD, जिनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी सैलरी जो थी वो हमारे इंडियंस के अकाउंट से जाती थी, यानी कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था ना इंडिया में उनके उससे दी जाती थी। फिर हमारा सेकंड चार्टर्ड एक्ट आता है 1813 में। इसमें हमारा क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो बिजनेस की मोनोपोली थी ना उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और उनके जो व्यापार करने की अवधि थी उसको 20 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है, और वो चाइना साइड को, जैसे टी का हमारा व्यापार कर सकते थे चाइना साइड को, ठीक है। आपको ये नोट डाउन करना है।
और इसके अलावा जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिया में आने लग गया था 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हमारे जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी इंडियंस के लिए भी खुल गई थी वो, है ना। और अदर कंपनीज जो थी वो भी इंडिया में आने लग गई थी, मतलब ईस्ट इंडिया की कंपनी के अलावा और भी जो हमारी कंपनियाँ थी व्यापार के लिए यहाँ पे आने लग गई थी। फिर इसके बाद हमारा दूसरा चार्टर्ड एक्ट आता है 1833 का, मतलब ये थर्ड चार्टर्ड एक्ट था, आपको यहाँ ध्यान रखना है। चौथे में से ये तीसरा था, ठीक है। इसमें हमारा एक फेरबदल होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको हटा के अब इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो हमारे फर्स्ट बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनका नाम था विलियम बेंटिक, आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें हमारे कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, उसकी जो 20 साल की हमारी एक्सटेंशन थी हमारी जो व्यापार की, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। और इसमें हमारा जो बजट है, जो हमारा AFS होता है ना, जिसका आर्टिकल 112 है, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी कि इसमें बजट था हमारे 1833 के वाले चार्टर्ड एक्ट में। जो हमारा लॉ कमीशन था, इसमें अंडर जो लॉर्ड मैकॉले के अंडर में जो बना था, मतलब कि इसमें कानून बनाने की इसमें सुविधाएं, स्लेव सिस्टम जो था यानी कि जो दास प्रथा थी उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। फिर बात करिए अगर 1853 की फोर्थ एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट था, मैंने कहा था 4 आए थे, तो ये चौथा हमारा 1853 में आया था। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो इस्टेब्लिश कर दी जाती है, यानी कि जो हमारे प्रांत थे उससे हमारे भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आते थे जो कि हमारे सेंटर में रिप्रेजेंट करते थे उनको ना। और एक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे वो शुरू हो गए थे, पर उनमें हमारी एक बात थी कि उसमें इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फिर इसके बाद हम करेंगे 1858 की। इसमें हमारा एक बड़ा फेरबदल होता है, जो हमारी पावर थी वो सीधा महारानी के हाथों में चली गई। यानी कि आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जो पावर थी इंडिया में वो हमारी महारानी के पास चली गई। अब वो वहाँ पे जो भी लॉ बनाती उनके अंडर बनता है ना। तो इसमें हमारा दूसरा एक काम जो BOD था, BOC था, लाइक जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। मुगल एम्पायर जो था उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। इंडियन काउंसिल इस्टेब्लिश्ड होता है, यानी कि इंडियन काउंसिल में मतलब काउंसिल जो थी ब्रिटिशर्स की, उनमें जो पार्टिसिपेशन है वो इंडियंस की भी उसमें भागीदारी जो है वो कर दी जाती है। वहाँ पे इंडियन भी हमारे जाने लग जाते हैं। फिर मिनिस्ट्री सिस्टम को है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। सेक्रेटरी हमारे जो प्रांत थे उनमें सेक्रेटरीज बना दिए जाते हैं। और जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको बदल दिया जाता है, उनको अब वाइसरॉय का पद दिया जाता है ना। और जो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय बने हैं वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो गाइस आपको ये सारे के जो पॉइंट हैं वो नोट डाउन कर लेने हैं, कॉपी पेन लेकर आपको हमेशा बैठना है। और मैं बताना चाहूँगा ये जो सारे पॉइंट जो मैंने एक एक लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक जो हमारे एग्ज़ाम है उसमें ये पूछे जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा जो जितने भी पॉइंट हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।